नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक करोल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में 1857 की क्रांति और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण अध्याय भी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक भारत में 1857 की क्रांति। भारत में जो ये क्रांति हुई है इसका सबसे अधिक उत्तरदायी गवर्नर जनरल ये किसको माना गया है? डलहौजी को। जो भारत के गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्हें भारत में इस क्रांति के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गवर्नर जनरल मानते हैं। डलहौजी की एक नीति थी जिसको बोला जाता है वेपगत का सिद्धांत। ये डलहौजी की एक नीति थी जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये नीति थी क्या, वो देखिए। इस नीति के तहत डलहौजी जो था उसने जो भारत की रियासतें थी उन रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना प्रारंभ कर दिया था। यानी जो भारत की कई रियासतें थी जिन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया किसने? डलहौजी ने। और इसी वेपगत के सिद्धांत के तहत एक प्रथा होती थी जिसे बोलते थे गोद निषेध प्रथा। यह एक प्रथा थी। अब गोद निषेध प्रथा थी क्या? अगर किसी शासक की निसंतान मृत्यु हो जाती थी तो डलहौजी जो है उसके दत्तक पुत्र को अपने राज्य का वैध उत्तराधिकारी नहीं समझता था। यानी अगर किसी शासक की निसंतान मृत्यु हो गई तो उसका जो गोद लिया हुआ पुत्र है, दत्तक पुत्र है, उसको राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानता था। और डलहौजी ने ऐसे करते हुए कई भारतीय रियासतें थी जिनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था। कौन कौन सी रियासतें थी? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ये क्रम है इन रियासतों को मिलाने का और ये क्रम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कई भारतीय रियासतें थी जिनको डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है। हालांकि जब कैनिंग गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने बघाट और उदयपुर की रियासतें वापस से लौटा दी थी। जब कैनिंग गवर्नर जनरल बन के आया था तो उसने इन रियासतों को लौटा भी दिया था। लेकिन डलहौजी ने एक बार इन रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। इसके अलावा 1856 में डलहौजी जो था उसने एक रियासत का विलय किया जिस रियासत का नाम था अवध। अवध का विलय, जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, तो अवध का विलय कर लिया था डलहौजी। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह पर डलहौजी ने आरोप लगाया कुशासन का कि अवध में बहुत ही कुशासन है। और इस समय अवध में ब्रिटिश रेजिमेंट था कर्नल स्लीमैन। इसने भी कहा कि अवध में कुशासन है। हालांकि इन्होंने विलय का क्या किया है? विलय का तो विरोध किया है, पर डलहौजी ने मिला लिया था। और उस समय जो अंग्रेज आर्मी थी उसमें सबसे ज्यादा सैनिक अवध के ही थे। अवध को ब्रिटिश आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, यह भी ध्यान रखना। लेकिन डलहौजी ने अवध का ही क्या कर लिया था? विलय कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा डलहौजी जो था वो 1850 में एक नियम लेके आया था। इस नियम का नाम था धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। यह एक नियम था। अब इस नियम में प्रावधान था कि अगर किसी ने ईसाई धर्म को ग्रहण किया है तो भी उसे उसके पिता की जो पैतृक संपत्ति है
उस पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता था। वरना पहले ये नियम था कि किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन डलहौजी ने ये नियम बनाया कि अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो भी उसको उसके पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। 1856 में, सॉरी 1854 में डलहौजी लाया डाकघर अधिनियम। अब डाकघर अधिनियम में क्या था? जो भारतीय सैनिकों को मुफ्त डाक सुविधा दी गई, वो मुफ्त डाक सुविधा क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। मुफ्त डाक सुविधा थी भारतीय सैनिकों को, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। 1856 में गवर्नर जनरल बन के आए लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? लॉर्ड कैनिंग ने यह किया कि भारतीय सैनिकों के समुद्र पार जाकर युद्ध करने को क्या कर दिया? अनिवार्य। भारतीय सैनिकों के समुद्र पार जाकर युद्ध करने को अनिवार्य कर दिया किसने? कैनिंग ने। तो ये कई सारे कारण थे, लेकिन इस क्रांति के शुरू होने का जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस जो है ये भारतीय सैनिक जो क्रांति के शुरू होने का तत्कालीन कारण था। इससे पहले भारतीय सैनिक जो राइफल यूज करते थे उसका नाम था ब्राउन बेस। उसकी जगह कौन सी राइफल दी गई? इनफील्ड राइफल। तो जो इनफील्ड राइफल थी इसमें जो कारतूस डालते थे उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी अंदर की तरफ से। ठीक है ना? तो भारतीय सैनिकों को लगा कि अंग्रेज जो हैं ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो ये तत्कालीन कारण था इस क्रांति के शुरू होने का, चर्बी वाले कारतूस। ये ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन कारतूसों के लिए मना किया बंगाल की बैरकपुर छावनी। बंगाल में छावनी है बैरकपुर, इसकी 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी मंगल पांडे। तो इन्होंने इन कारतूसों के प्रयोग से मना किया। कब? 29 मार्च 1857 को। इन राइफल्स जो इनफील्ड राइफल्स थी इनके प्रयोग से मना कर दिया और अपने दो अधिकारी थे ह्यूसन और बग, इन पे गोलियां चला दी थी। ये दो अधिकारी थे जिन पे गोलियां चला दी थी किसने? मंगल पांडे ने। इस कारण से फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। और एक इतिहासकार हुए हैं जॉन विलियम्स। जॉन विलियम्स ने मंगल पांडे को उपमा दी आतातई की। आतातई का मतलब होता है उपद्रवय मचाने वाला। तो ये उपमा दी किसने? इतिहासकार जॉन विलियम्स ने। ठीक है, एक बार हम यहां तक वापस देखते हैं। भारत में इस क्रांति के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गवर्नर जनरल किसको मान लिया गया? डलहौजी को। डलहौजी की एक नीति थी जिस नीति को बोलते हैं वेबगत का सिद्धांत। अब इस वेबगत के सिद्धांत के तहत डलहौजी जो था उसने भारत की रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, वरना इससे पहले रियासतों को मिलाया नहीं जाता था, लेकिन डलहौजी ने मिलाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसी के तहत प्रथा भी थी गोद निषेध प्रथा। अब इस गोद निषेध प्रथा के तहत अगर किसी शासक की निसंतान मृत्यु होती तो डलहौजी उसके दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानता था।
कई रियासतें मिलाई डलहौजी ने ऐसे करके। कौन कौन सी देखो, सतारा 1848, 49 इस प्रकार से, सतारा, जैतपुर, संबलपुर ये भी 1849, बगाट 50, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये कई रियासतें थी जिनका डलहौजी ने विलय कर दिया था। 1856 में एक और रियासत मिला ली जिसका नाम था अवध। अब अवध में नवाब थे वाजिद अली शाह। इन पे लगाया गया कुशासन का आरोप, इन पे कुशासन का आरोप लगा दिया गया। ठीक है, अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट थे कर्नल स्लीम, इन्होंने कहा कुशासन है लेकिन हमको विलय नहीं करना चाहिए, पर डलहौजी ने कर लिया था विलय। 1850 में लेके आए धार्मिक नियोग्यता अधिनियम। तो इसके तहत अगर किसी व्यक्ति भारतीय ने ईसाई धर्म को ग्रहण किया तो डलहौजी उसको उसके पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता था। वरना उससे पहले यह कानून था कि अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो आपको पिता की पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। 1854 में लेके आए डाकघर अधिनियम। इसके तहत दी गई मुफ्त डाक सुविधा समाप्त कर दी गई, वरना पहले भारतीय सैनिकों को मुफ्त डाक सुविधा थी। 1856 में गवर्नर जनरल बन के आए कैनिंग। तो कैनिंग ने क्या किया, भारतीय सैनिकों के समुद्र पार जाकर युद्ध करने को अनिवार्य कर दिया। और भारतीय धर्मशास्त्र जो है इनमें भारतीय सैनिकों के समुद्र पार जाने को अधर्म माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अब चर्बी वाले कारतूस में क्या था, पहले भारतीय सैनिकों के पास ब्राउन बेस राइफल थी, फिर इनको इनफील्ड राइफल दी गई। इनफील्ड राइफल में होता क्या था, जो उसके कारतूस होते थे उनको मुंह से खोल के इस इनफील्ड राइफल में डालना पड़ता था। और जैसे ये मान लीजिए कारतूस है, ठीक है, ये बुलेट हो गई, तो इसका जो एक कवर होता था इसको अंदर से चिकना बनाते थे ताकि मुंह के अंदर से आसानी से खोल सके। और अंदर से चिकना बनाने के लिए इनके अंदर गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। तो भारतीय सैनिकों को लगा कि शायद ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, तो ये तत्कालिक कारण था। और सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया, मना कर दिया था। बलिया के निवासी थे मंगल पांडे, बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने 29 मार्च को अपने दो अधिकारियों पे गोलियां चला दी, ह्यूसन और बग। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। इतिहासकार है जॉन विलियम्स, इन्होंने मंगल पांडे को आताताई यानी उपद्रव मचाने वाला कहा। क्लियर यहां तक? अब आगे चलते हैं। भारत में इस क्रांति की शुरुआत ये हुई है मेरठ से। मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, पैदल देशज सेना, जिसमें सभी सैनिक पैदल भी हों, भारतीय भी हों, वो इसका मतलब होता है। ठीक, तो इन्होंने विद्रोह किया 10 मई 1857 को। मेरठ की छावनी में थे व्हीट। तो व्हीट जो था ये इस विद्रोह को रोकने में नाकाम रहा। 10 अप्रैल को विद्रोह कर दिया गया यहां से, और उसके बाद ये सैनिक पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में जो अंग्रेजों का शस्त्रागार था उसका रक्षक था विलोबी। ये शस्त्रागार को बचाते हुए मारा भी गया। इसके बाद ये सैनिक पहुंचे 11 मई को दिल्ली के लाल किले में। दिल्ली का जो लाल किला है वहां पहुंचे, और मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो है इसको भारत का शासक घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया। और बहादुर शाह जफर का एक पुत्र था मिर्जा मुगल। मिर्जा मुगल जो है इसको बना दिया सेनापति। थोड़े टाइम के लिए बनाया, हालांकि बाद में हटा भी दिया। तो मिर्जा मुगल को भारत का सेनापति बना दिया, लेकिन जल्दी इसको हटा भी दिया गया। अब ये क्रांति स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में। ठीक है, क्रांति जो है इंडिया में प्रारंभ हो गई है। तो क्रांति के समय
भारत में गवर्नर जनरल कौन? केनिंग। ये तो हो गया भारत का गवर्नर जनरल। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें, कौन था? पामरस्टन। महारानी की बात करें, महारानी कौन थी? विक्टोरिया। विपक्ष का नेता, ये था कौन? डिज़रायली। और अंग्रेजी सेनाओं का सेनापति, ये था एनसन। ये संभाल नहीं पाया कंडीशन को, तो एनसन को हटा के बनाया गया बर्नार्ड को, और फिर बना दिया गया कॉलिन कैंपबेल को। और भारत में इस क्रांति के दमन का श्रेय ये कॉलिन कैंपबेल को ही दिया गया। ये ध्यान रखना, भारत में इस क्रांति को दबाने का श्रेय ये कॉलिन कैंपबेल को दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्रांति की तिथि ये निश्चित की गई थी 31 मई 1857। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्रांति को स्टार्ट करने की जो तिथि निश्चित थी वो 31 मई 1857 थी। इसके अलावा इसके प्रतीक चिन्ह ये थे कमल का फूल और चपाती। ये इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह, ये इस क्रांति को स्टार्ट करने की डेट। गवर्नर जनरल केनिंग था, प्राइम मिनिस्टर पामरस्टन था, महारानी विक्टोरिया थी, विपक्ष का नेता डिज़रायली था, और सेनापति था एनसन, इसके बाद बर्नार्ड, इसके बाद कॉलिन कैंपबेल। यहां तक हो गया। अब देखते हैं कि भारत में क्रांति किन किन स्थानों पे हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, लखनऊ। इसमें देखिए 4 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। कहां पर? लखनऊ में। 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हुआ। और जो लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी थी, जहां पे अंग्रेज और उनके परिवार रहा करते थे, इसे घेरकर आग लगा दी गई थी और इसमें मारा गया था ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस। ये मारा गया था। वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगाया दिया था, मैंने बताया था। उन्हें कलकत्ता के फोर्ट विलियम में भेज दिया गया। वाजिद अली शाह की पत्नी थी हजरत महल। हजरत महल जो थी, इसने अपने बेटे बिजरिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया। अपने बेटे बिजरिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। और बहुत ही वीरता से युद्ध लड़ी है हजरत महल। हाथी पर सवार होकर इसने विद्रोहियों से युद्ध किया है, अंग्रेजों से युद्ध किया है। हजरत महल जो है ये महक परी के नाम से जानी गई है। महक परी के नाम से जानते हैं किसको? हजरत महल को। बाद में क्रांति असफल हुई तो ये लखनऊ चली गई थी। नेपाल चली गई थी। क्रांति असफल होने पर ये नेपाल चली गई। ये भी ध्यान रखना। अब लखनऊ पे अधिकार किया जंग बहादुर के नेतृत्व में भेजी गई गोरखा रेजिमेंट ने। इन्होंने अधिकार किया 21 मार्च 1858 को। 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल ने जंग बहादुर के नेतृत्व में भेजी थी गोरखा रेजिमेंट। इसने फिर वापस लखनऊ पे क्या किया है? अधिकार किया है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया लखनऊ। दूसरे महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो ये आता है
झांसी। अब झांसी के अंदर गंगाधर राव एक शासक हुए जिनकी पत्नी थी रानी लक्ष्मी बाई। इनके बचपन का नाम मनुबाई था, मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर भी विद्रोह की शुरुआत हुई है 4 जून 1857 को। इन्होंने भी विद्रोह कर दिया लक्ष्मीबाई ने। इन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पे बैठकर युद्ध किया है। लक्ष्मीबाई जानी जाती है किसके नाम से? महलपरी के नाम से। तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने कब्जा किया ग्वालियर के दुर्ग पर। जो ग्वालियर का दुर्ग है उस पे कब्जा किया है लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति के दौरान। ये याद रखना है आपको। लक्ष्मीबाई जो है ये 17 जून 1858 को उत्तर प्रदेश में स्थान है कालपी, यहां पे लड़ती हुई मारी गई थी जनरल ह्यूज रोज के सामने। और ह्यूज रोज ने इनके शव को देखकर कहा था कि यहां सोई यह औरत क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थी। यह कहा था जनरल ह्यूज रोज ने कि यहां सोई यह औरत क्रांतिकारियों में एकमात्र क्या थी? मर्द थी। लक्ष्मीबाई बहुत ही वीरता से लड़ी और काफी प्रचलित भी है उनकी कविता। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर का विद्रोह। कानपुर में विद्रोह काफी पूछते हैं। अब कानपुर के अंदर मराठों के जो पेशवा थे नाना साहब, जिनका तो वास्तविक नाम था धोदू पंत। इनके सेनापति थे तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने विद्रोह किया है 5 जून को। 5 जून 1857 को उन्होंने कानपुर में विद्रोह कर दिया। कानपुर के अंदर एक घाट है सती चोला घाट। ये अंग्रेजों के नरसंहार के कारण प्रसिद्ध है। क्योंकि पहले तो इन्होंने अंग्रेज परिवारों को भरोसा दिलाया कि आप यहां से सुरक्षित जा सकते हैं नावों में बैठकर। लेकिन जैसे ही ये अंग्रेज परिवार इन नावों में बैठकर जाने लगे, क्रांतिकारियों ने नावों को पलट दिया था। तो सती चोला घाट ये क्रांतिकारी अंग्रेजों के नरसंहार के कारण क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। और देखते हैं इसमें नाना साहब जो थे ये तो क्रांति के असफल होने पर नेपाल चले गए। तात्या टोपे जो थे ये राजस्थान आ गए हैं। तो तात्या टोपे का जो भी योगदान है हम राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश में स्थित नरवर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया और 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, शिप्रा नदी के किनारे, इसके सिंधिया महल में फांसी दे दी गई तात्या टोपे को। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सिंधिया महल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये था कानपुर का विद्रोह। इसके अलावा भी कई स्थान हैं जहां पे विद्रोह हुआ, जैसे कि बिहार के आरा जिले की जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे 80 वर्षीय कुंवर सिंह। इन्होंने भी विद्रोह किया है। कुंवर सिंह को ही बोला गया है बिहार का शेर। तो बिहार का शेर कहते हैं कुंवर सिंह को, और बहुत ही वीरता से लड़े हैं। इनका एक हाथ कट गया था फिर भी ये लड़ते रहे। उसी प्रकार से बात कर ले हम बरेली की। यहां पे विद्रोह किया है बख्त खान, जिन्हें उपाधि दी गई थी खान बहादुर की।
इसी प्रकार से इलाहाबाद, यहां पर लियाकत अली, फैजाबाद, ये तीनों स्थान यूपी में है। यहां पे मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला जो है, इन्होंने इस क्रांति को अंग्रेजों के प्रति जिहाद भी कहा है। ये भी आप ध्यान रखना, इस क्रांति को अंग्रेजों के प्रति जिहाद का है मौलवी अहमदुल्ला ने। इसी प्रकार से असम राज्य के दीवान थे मनीराम दत्ता। मनीराम दत्ता असम राज्य के दीवान थे। इन्होंने असम का शासक कंबदेश्वर सिंह को बनाने में योगदान दिया। तो ये कई ऐसे स्थान रहे। महाराष्ट्र की बात करें तो सतारा, महाराष्ट्र में स्थान है सतारा, यहां पर राणोजी बापू। ये कई ऐसे स्थान रहे हैं जहां पे विद्रोह हुआ है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक तरफ स्थान दे रखे होते हैं, एक तरफ जिनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ है, और आपस में मैच करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेज जो थे, इन्होंने सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को अधिकार किया दिल्ली पर। हडसन और निकलसन, इनके नेतृत्व में दिल्ली पर अधिकार किया, और इसमें निकलसन जो था ये मारा भी गया है। हडसन ने बहादुर शाह जफर को उसके नौकर इलाही बख्श की सूचना के आधार पर दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, इससे गिरफ्तार किया है। और हडसन ने ही बहादुर शाह जफर के पुत्र और पौत्रों की दिल्ली में स्थित है खूनी दरवाजा, इसके निकट गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या। दिल्ली में जो खूनी दरवाजा है उसके निकट गोली मार के हत्या भी कर दी थी हडसन ने ही। बहादुर शाह जफर जो थे, उनको उनकी पत्नी जीनत महल के साथ भेज दिया गया। कहां पर, बर्मा की राजधानी थी रंगून, वहां भेज दिया गया था जीनत महल के साथ। वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्रांति हो गई। अब देखिए, इस क्रांति के समय दिल्ली के मशहूर शायर थे मिर्जा गालिब, उर्दू के मशहूर शायर, ये दिल्ली में उपस्थित थे। एक ब्रिटिश पत्रकार था अर्नाल्ड रसल, ये भी भारत में था क्रांति के समय। कैनिंग जो था, इसने क्रांति के समय अपना मुख्यालय ये बनाया किसको, इलाहाबाद को। तो इलाहाबाद इस क्रांति के दौरान कैनिंग का मुख्यालय था। विद्रोह का एक कैनिंग का मुख्यालय रहा है, यहीं से सारा कंट्रोल किया गया है पूरी क्रांति को। सैयद अहमद खान, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इस क्रांति पर एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। इस बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। ये पुस्तक लिखी थी, पहले भारतीय जिन्होंने इस पे बुक लिखी है। ठीक है, अब भारत में जो ये क्रांति हुई है, इसे इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया है। किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं कि किनके द्वारा इस क्रांति को क्या क्या नाम दिया गया है।
मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, कर्नल रीज। इसने इस क्रांति को कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कहा है कि ये कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, विद्रोह था। ये कहा है किसने, कर्नल रीज ने। इसके अलावा बात की जाए होम्स की, तो होम्स ने इसको कहा है सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष, यानी ब्रिटिशर्स और भारतीयों के बीच में संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष बताया। इसके अलावा आउटरम, डब्ल्यू टेलर, इन्होंने इसको हिंदू मुसलमान षड्यंत्र कहा है कि ये हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये कहा है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम तो डिज़रायली जो विपक्ष के नेता थे, ये उस समय के एकमात्र ऐसे अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने इसको भारत का राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो डिज़रायली एकमात्र है जिन्होंने इस क्रांति को भारत का राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, और डिज़रायली उस समय विपक्ष के नेता थे। इनके द्वारा इस क्रांति को भारत का राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया है। वीडी सावरकर, इन्होंने इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वीडी सावरकर जो है, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कहा था। तो कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसको राष्ट्रीय विप्लव ये भी कहा है प्रोफेसर ताराचंद ने। ये अलग अलग नामों से जानी गई इस क्रांति को। कुछ इसको सैनिक विद्रोह मानते हैं, सिपॉय मिलिट्री, जैसे कि रमेश चंद्र मजूमदार, उन्होंने कहा कि एक सैनिक विद्रोह था, ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो अलग अलग नामों से जान दिया गया। अब हम बात करें भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर ताराचंद और रमेश चंद्र मजूमदार, इन दो व्यक्तियों को इस क्रांति को लिखने के लिए कहा गया कि वास्तव में था क्या। ये जिम्मा दिया गया डॉक्टर ताराचंद को और रमेश चंद्र मजूमदार को, इन दोनों को कहा गया। लेकिन बाद में रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा लिखे कुछ अंशों से भारत सरकार सहमत नहीं हुई, उन्हें इस कार्य से हटा दिया गया। तो रमेश चंद्र मजूमदार जो थे, उन्हें इस कार्य से हटा दिया गया था। ठीक है, इस क्रांति पर लिखित प्रथम सरकारी पुस्तक यह है सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है 1857। ये सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन, प्रथम सरकारी पुस्तक है जो इस क्रांति पर लिखी गई है। अब हम बात करें तो इस क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, इस क्रांति से क्या परिवर्तन आया भारत में, उसका बात करते हैं। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने आयोजन किया इलाहाबाद दरबार का। अब इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी। 1 नवंबर के दिन, 1 नवंबर के दिन इलाहाबाद की राजधानी बनाई गई। किसको? भारत की राजधानी। अब कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया और महारानी विक्टोरिया का पत्र पढ़ा। इस पत्र में था क्या
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से क्या कर दिया गया? समाप्त। भारत का शासन ये सौंपा गया ब्रिटिश क्राउन को, और ये भी लिखा गया कि ब्रिटिश क्राउन भारत का शासन इंग्लैंड की संसद के माध्यम से ही चलाएगा। ये भी लिख दिया गया कि क्राउन भारत का शासन इंग्लैंड की संसद के माध्यम से चलाएगा। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट होती थी, उस पोस्ट को बोला गया गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ये नाम दे दिया गया, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ये नाम दे दिया गया। भारतीय सैनिक जो थे उनकी संख्या में कटौती कर दी गई थी, ठीक है ना। भारतीयों की कटौती की, गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है, नेपाल रेजिमेंट, यहाँ के सैनिकों को ज्यादा भर्ती करने लगे। तो ये कुछ परिवर्तन हुए, पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ वो ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा भारत में 1857 की क्रांति। क्लियर? इसके नोट्स, क्वेश्चन आंसर वो आपको पीडीएफ के अंदर अवेलेबल रहेंगे, तो आप वहां से भी ज्यादा और स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद।